बेसिकली मैं तो 2 चीज़ें कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि अपना ना मोटिवेशन हमेशा हाई रखो। और ये इट इज़ नॉट ऑल अबाउट यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई स्टेट सर्विसेज़। ये एक जनरल है चीज़ कि जब भी आप कोई चीज़ करना चाहते हो, चाहे तो प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो, कुछ भी हो एनीथिंग। जैसे कुछ लोग का सपना होता है कि नहीं मुझे ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, अच्छा करना है, एक्सेल करना है उसमें। तो कुछ भी हुँ, आप कर रहे हो, लेकिन उसको ना अपनी मोटिवेशन के साथ करो। मतलब एक अपने लिए डेटम बना के रखो, एक बेंचमार्क बना के रखो कि हाँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो वो जो मोटिवेशन आपको सुबह, शाम, रात, दिन भर दिमाग में चलेगा ना यहाँ पे, कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो आप एक बार बैक पीछे भी आओगे लेकिन तब भी वो आपको आगे ही लेके जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो और अगर बात मैं करूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे तो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ रिक्वायर्ड रहती है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अगर आपके पास नहीं है दृढ़ निश्चय जो हम बोलते हैं ना कि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो अगर वो नहीं है ना तो हम कहीं न कहीं फिर पीछे रह जाते हैं। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है और बार-बार जब आप एक टेस्ट सीरीज़ देते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने जो पढ़ाई आपने करी है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए उसको इवैल्यूएट करना, कि आप सही डायरेक्शन में जा तो रहे हो या नहीं? क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं जो ये है एक पहला कि हार्ड वर्क, जो मुझे लगता है कि अगर 1 लाख जनता दे रही है एग्ज़ाम में तो उसमें कम से कम 20-25 हज़ार लोग कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़ जी। होती है कि जो हार्ड वर्क है, वो आपका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, वो आपको हमेशा इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो वो चीज़ करते हुए आगे बढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यही बस मेन जी, इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि आपको एक सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन मिलती रहे और सही गाइडेंस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको ही आगे बढ़ के देखना होगा। पर जब आप उस बैक में जाते हो ना, उस टाइम पे जाते हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल देखने को मिलती हैं कि हाँ यार, लड़की है, लड़की कैसे जाएगी? जब मैं स्कूल जाती थी 9th स्टैंडर्ड के बाद मैंने एक्सीलेंस स्कूल मुझे सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो साइकिल से पूरा जाना होता था 10 किलोमीटर, साइकिल से आना होता 10 किलोमीटर, बारिश है, कोहरा है, एनीथिंग मतलब सभी होता है उस टाइम पे। जब आप स्कूल जा रहे हो तो साइकिल में तो भीग भी जाते हो आते-आते, ठंड लग रही है, आपके हाथ से ब्रेक नहीं दब पा रहा है, लेकिन आप जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस चीज़ में मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा बोलूँगी कि उन्होंने सारी कुरीतियों और बुराइयों को दूर करते हुए ना, कभी मुझे ये नहीं बोला कि यार बेटा नहीं तू नहीं कर सकती है। यस तू कर सकती है, तू जा, अकेले जा, हम तुमको ड्रॉप करने भी नहीं जाएँगे, कोई ऑटो नहीं लगाएँगे तुम्हारे लिए, तुम साइकिल उठाओ और जाओ। तो उन्होंने मुझे हमेशा से आगे ही बढ़ना सिखाया। इवन मैं रिमेंबर करती हूँ अगर मेरे वही सेकंड थर्ड क्योंकि सारी चीज़ें जो बिल्डिंग होती है ना आपकी, वो बचपन की होती है। तो मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि यार बेटा तेरे को चॉकलेट चाहिए ना तो मैं ला के देता हूँ, नहीं, नेवर। वो रोड के उस पार खड़े होते थे, बोलते थे रोड क्रॉस करो, जाओ ये पैसे हैं लेके आओ। तो उस तरह से मेरा पालन-पोषण हुआ है। तो मुझे कभी इस चीज़ का डर लगा ही नहीं कि यार मैं खौर से एक्सलेंस स्कूल तक साइकिल से जाऊँगी तो बीच में कुछ बिल्कुल होता है। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। यार तो बेसिकली क्या होता है ना जब आप कुछ करना चाहते हो तो कई बार आपको पता नहीं होता है कि आप अल्टीमेटली आफ्टर 10 इयर्स कहाँ पहुँचना चाह रहे हो। तो मेरी तो जर्नी स्टार्ट वहीं से होती है कि जस्ट जब मैं 10 साल की थी तो एक गाँव के स्कूल में प्राइवेट स्कूल में दाखिला हुआ। उसके बाद बस मैं क्लास में फर्स्ट या सेकंड आने लगी। तो सबको लोगों को लगने लगा कि हाँ, बच्ची पढ़ाई में अच्छी है। बच्ची पढ़ाई में अच्छी है तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ब अच्छी बात है, आगे चलते जाओ, पढ़ते जाओ, फर्स्ट आते जाओ। मतलब उस टाइप के जो कैलकुलेशंस थी उसमें यही था कि हाँ, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। इट मीन्स कि हाँ, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। 10th में आई, मैथ्स ले लिया, 12th में आई, उसके बाद फिर समझ आया कि यार इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो इंजीनियरिंग कर लिया। इंजीनियरिंग में जब मैं थी, तो मुझे एक्चुअली इंजीनियरिंग करने के लिए स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिला था, फॉर्च्यूनेटली एमपीपीईटी के थ्रू। तो उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता लगा कि यार यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस नाम की कोई चीज़ होती है। तो फाइनल ईयर आया, फाइनल ईयर में लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, अब जॉब वॉब तो होनी चाहिए हाथ में। तो उस टाइम पे मेरे पास क्या हुआ कि मैंने 2 जॉब इंटरव्यूज़ दिए सिविल सेक्टर के, अपने कॉलेज में। तो दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ और लड़कियों का जनरल सिविल इंजीनियरिंग के उसमें लोग प्लेसमेंट लेते नहीं हैं, पर ठीक है, मुझे फॉर्च्यूनेटली मिल गया वो मौका। उसके बाद पता नहीं क्यों कहाँ से मेरे अंदर दिमाग आया कि कभी मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है। 10th में जब हम छोटे होते हैं ना, उस टाइम पे 1-2 ही चीज़ें पता होती है, तो आप डॉक्टर बन जाओ
या तो आप इंजीनियर बन जाओ और आगे चल के आईएएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ कुछ भी कर लो। पर बेसिकली एक परमानेंट अच्छी-सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। मेरे दिमाग में उस टाइम आया कि यार जब मुझे मेरे दिमाग में कभी था कि मुझे एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब करना है, तो व्हाई नॉट अभी? मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में जाके उसको छोड़ के फिर प्रिपेयर करके फिर चालू करूँ, तो क्यों अभी नहीं कर लूँ? तो मैंने वहाँ से सोचा कि नहीं अब मुझे जाना है और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद एक मोटिवेशन भी रहता है, एक उम्मीद भी रहती है कि अब सोच लिया तो करना है। दादाजी मेरे थे, दादाजी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था क्योंकि उन्होंने ही मुझे जब मैं प्रिपरेशन करने जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा ठीक है, कोई बात नहीं 20 साल की उम्र में कोई जॉब नहीं करता है। मतलब ये उनके दिमाग का था कि 20 साल की उम्र में कोई जॉब नहीं करता है, तो तू एक काम कर पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले जा प्रिपरेशन कर, अपने सपनों को सच कर। तो वो जो मोटिवेशन था ना दादाजी वाला, वो हमेशा से मेरे वो कहते हैं ना दिमाग में रहता है। तो दैट्स हाउ फेल भी होता है इंसान, फिर उसके बाद फाइनली सक्सेस वो जो था वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा। एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ मितांजलि तुम्हारे साथ। मुझे याद है जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी और मेरी स्कूल मेरे घर से करीबन 600-700 मीटर दूर रही होगी। बारिश का मौसम था, जुलाई-अगस्त है और मैं स्कूल जाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। ऐसा नहीं था कि जैसे बच्चे बंक करते हैं ना, कि साल में चलो ठीक है 10-15 छुट्टी कर ली और फिर उसके बाद नहीं जाने का मन करता है। मेरा मन करता था। मुझे याद है कि जब मेरे घर में कोई फंक्शन होता था और मुझे 1 दिन की छुट्टी डालनी पड़ती थी स्कूल में एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, तो मेरा पता नहीं क्यों जो बच्चे स्कूल जा रहे होते थे ना, मैं उनको देख-देख के कि यार मैं क्यों स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो बारिश का मौसम था, दोपहर के 12 बजे हमारी क्लास हुआ करती थी। मैं स्कूल जाने के लिए रेडी, बारिश एकदम तेज़ चालू हो गई और हमें पहुँचना था स्कूल क्योंकि मेरा मन तो हमेशा से था कि स्कूल जाना ही है मुझे। उस टाइम पे छाता-वाता कम चलता था गाँव में, वो खोमरी नाम की एक चीज़ हुआ करती थी, इफ यू रिमेंबर वो लकड़ी का। Yes, तो वो yes, हम सबके घर में हुआ करती थी बहुत सारी। तो मैंने बैग टाँगा, ड्रेस पहनी और मेरे दादाजी बोले, "चल बेटा मैं तेरे को पहुँचाता हूँ।" उन्होंने एक लगाया, मैंने एक लगाया। उन्होंने मेरा बैग टाँगा और हम दोनों चल पड़े। बारिश इतनी तेज़ कि आप बाहर निकलोगे ना तो आप भले ही सिर बचा लो लेकिन आप भीग जाओगे। हम भीगते हुए पहुँच गए, स्कूल से लगभग 150 मीटर दूर थी मैं और 150 मीटर बाद मुझे कुछ लोग रिटर्न होते हुए दिखे कि भई चलो अब तो स्कूल की छुट्टी कर दी गई है बिकॉज़ आधे घंटे हो गए, बारिश नहीं रुकी, बच्चे कैसे आएँगे? तब ऐसे उनके दिमाग में दादाजी के दिमाग में आया था कि बेटा नहीं कोई बात नहीं, तू पढ़, तू बड़ी अधिकारी बन। तो इसलिए मैं हमेशा से दादाजी को श्रेय देती हूँ कि जब भी ऐसे कभी आया है ना कि यार अब क्या करें? तो उस उम्र में भी जिस उम्र में मतलब अभी से 15-20 साल पहले आप देखोगे अगर तो बच्चों को पढ़ाई के लिए उतना प्रेरित करते नहीं थे लोग। दादाजी मेरे उस टाइम 60-70 के रहे होंगे, 60-65 के अराउंड और उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तुझे पढ़ना है और वो मुझे लेके जा रहे हैं स्कूल कि चलो मैं पहुँचाता हूँ। तो वो जो हमेशा से ना मेरे दिमाग में रहता है कि यार दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे। तो वो वाली चीज़ इसलिए मैं हमेशा मम्मी-पापा तो ऑब्वियसली सपोर्ट करते ही थे, लेकिन दादाजी का एक अलग ही लेवल था सपोर्ट करने का। 18-19 साल के होते हो अलग-अलग तरीके के वो जो अराजक तत्व होते हैं, वो भी आपको फेस करने पड़ते हैं कि आप रास्ते से निकल रहे हो, किसी ने कुछ भी कमेंट्स कर दिया, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी ऐसे उससे मुझे डर नहीं लगा, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मेरे बैक में मेरी फैमिली है और मैं तो ठीक है, मुझे तो अच्छे से पाला ही गया है, तो मैं देख लूँगी। वो वाली चीज़ हमेशा से थी और सारी लड़कियों को कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं कि यार तुम्हारी जेंडर की वजह से तुम्हें पीछे रहना पड़ रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आएँगी, सॉल्यूशन आपको ही ढूँढना है। दूसरे लोग आपको सिर्फ सजेशन देंगे, 4 लोग सजेशन लोगे, 4 लोग अलग-अलग तरीके की आपको उपाय बताएँगे। लेकिन जो आपको सूट करता है, जो आपको पसंद आता है, वो आपके लिए बेस्ट है। तो ठीक है, अगर कोई बोलता है कि नहीं यार तुम ये नहीं कर सकती हो, छोड़ो उसको। आप बोलो कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ऐसे करूँगी। आगे बढ़ जाओ और क्या। यार जब कोविड हुआ ना तो ऑल ऑफ सडन सब कुछ चेंज हो गया। मेरा एग्ज़ाम मई में था, मार्च में कोविड का जो 25th ऑफ मार्च आई गेस लॉकडाउन नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस हुआ था।
तो यस। उसके बाद सब बदल गया, पता नहीं था आपको कि कब एग्ज़ाम होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये भी डर लगता है एज़ एन एस्पिरेंट। आपका प्री निकल चुका है और उस टाइम पे मुझे एक मेरा मतलब ऐसे बोलो गेट का एग्ज़ाम मैंने दिया था और उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 86 आई थी। तो एक ये सपोर्ट तो था कि यार ये गेट भी है, इससे भी एक जॉब अच्छी मिलेगी मुझे। लेकिन कब मिलेगी, मिलेगी भी नहीं कि नहीं, ये कोविड की वज़ह से सब धुंधला हो गया था। ये सारी कहानियाँ और ये न्यूज़ सुनते-सुनते मैं घर पहुँच गई थी। तो घर में बस पढ़ाई करना एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप वहाँ पे ना अकेले होते हो और अकेले एक मोटिवेशन बना के रख पाना जबकि आपको पता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा बस मैं बस ये ट्राई करती थी कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी दिन मेरा ऐसा निकल जाए जब मैंने पढ़ाई ही नहीं करी हो। मेरा एग्ज़ाम अगर पहले मई में शेड्यूल था, उसके बाद फिर अगस्त में हुआ, फिर उसके बाद वो जाके अक्टूबर में हुआ फाइनली। तो इस पूरे ड्यूरेशन में कई बार ऐसे लो मोटिवेशन होता है कि यार आज नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो ये 6-7 महीने लगातार एक ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ना, ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। पर मैं ट्राई करती थी कि हाँ, कम से कम 4 घंटे दिन में पढूँ ही। उसके अलावा ठीक है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो कुछ कर लिया। लेकिन पढ़ना इज़ कंपल्सरी। उसकी वज़ह से मेरा फ्लो नहीं टूटना चाहिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस था जिसने मुझे सक्सेस दिलाया और हाँ, मेंस एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। उसका श्रेय भी इसी को जाता है कि जो कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई थी पूरे टाइम, वो कंसिस्टेंसी की वज़ह से ही मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले और फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो कंसिस्टेंसी मतलब दृढ़ निश्चय आप करते हो और उसको आप मेंटेन करके रखते हो, ये चीज़ आपके जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में जाओ आप, कुछ भी कर रहे हो।